हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन एक बार अपन देखते हैं डायनेमिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट। और इसके अंदर देखो अपन स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, चैप्टर का नाम है विश्लेषिक फलन। लिख लिया है मैंने क्योंकि मैं बार बार इस चीज को अच्छे से नहीं लिख पाता। चैप्टर नंबर 3 है। अच्छा, तो चैप्टर नंबर सेकंड अपन करेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेशन है वो लिखाएंगे जरूर सारी, लेकिन पहले एक बार इंपोर्टेंट चैप्टर थर्ड करते हैं। मतलब बेसिक जो इंपोर्टेंट है वो कर लेते हैं, वो सेकंड चैप्टर पर बाद में देखते हैं, उसे करेंगे, लेकिन बाद में ओनली डेफिनेशंस वगैरह करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड। और उसमें भी बेटा सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है, आप देखिएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, सम्मिश्र फलन की क्या होती है। सीधी सी बात पता है क्या है, किसी प्रांत डी के जेड के प्रत्येक मान के लिए यदि W का एक या एक से अधिक मान प्राप्त हो तो W को Z का, किसका बेटा, Z का सम्मिश्र फलन कहते हैं तथा इसे W इक्वल टू FZ से लिखते हैं। क्या मतलब है, देखो ये मेरे पास जैसे x एक्सिस, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये कोई मान लीजिए इसमें कोई डोमेन है D। ठीक है, इसका कोई डोमेन है। इस डोमेन में से एक फंक्शन डिफाइन किया, जैसे एग्जांपल की बात करूं, कोई एग्जांपल डिफाइन कर लिया W इज इक्वल टू, वैसे मान लीजिए जेड स्क्वायर। क्या डिफाइन कर लिया बेटा, जेड स्क्वायर। तो आप देखिए जेड का यहां से कोई वैल्यू दी, जैसे जेड बराबर रख दिया आपने 1 रख दिया, तो जेड बराबर 1 रखा तो W का कुछ मान मिलेगा। फिर आपने ये दूसरा पॉइंट रख दिया, जैसे मान लीजिए जेड इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो कोई अन्य पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं जेड के किसी मान के लिए W का या तो एक ही मान प्राप्त हो या एक से अधिक मान प्राप्त हो। मतलब जेड को पुट करो, W की वैल्यू मिलेगी। तो जेड की पुट करने पर W की जो वैल्यू मिलती है, तब W को बोलते हैं जेड का कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, W को बोलते हैं जेड का कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तथा इसे W इक्वल टू एफ ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल, जेड स्क्वायर हो सकता है, W इज इक्वल टू साइन जेड हो सकता है, W इज इक्वल टू ई की पावर जेड हो सकता है, W इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2 हो सकता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के। तो सीधी सी बात क्या हुई, जेड पुट करो W मिलेगा, तो W कहलाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसका, जेड का। सीधी सी बात है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, देखिएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के टाइप्स पर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसे करते हैं अपन नेक्स्ट हेड डालेंगे, यहां पर देखेंगे सम्मिश्र फलन कॉम्प्लेक्स फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जिसे बोलते हैं एक मानी फलन, एक मानी फलन, इंग्लिश बड़ी प्यारी है इनकी, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला एकमानी फलन, और जो सेकंड नंबर पर होता है इसे बोलते हैं बहुमानी फलन, बहुमानी फलन। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो कितने प्रकार, पहले तो क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, जेड पुट करो W मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है कि नहीं। अब कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, सिंगल वैल्यूड, दूसरा टाइप क्या होता है, मल्टी वैल्यूड। सीधा सा कंसेप्ट, अगर जेड का एक मान पुट करने पर W का एक मान मिले तो सिंगल वैल्यूड, और जेड का एक मान पुट करने पर W का 2 या 2 से अधिक मान मिले तो मल्टी वैल्यूड। एक मिले तो सिंगल वैल्यूड, और 2 या 2 से अधिक मिले तो मल्टी वैल्यूड। तो पहले नंबर पे लिखेंगे एक मानी फलन,
एकमानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। क्या लिखेंगे अपन? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एकमानी फलन। इसके अंदर लिखेंगे कोई सम्मिश्र फलन, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे, है ना, एक ही बात है ना, इंग्लिश हिंदी का कोई विशेष इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इस दुनिया के अंदर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लो, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी, इज सेड टू बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। कौन सा कहलाता है बेटा? सिंगल valued function of z if corresponding each value of z we find only वन वैल्यू ऑफ W। सीधी सी बात है, अगर Z के एक मान के लिए W का एक ही मान मिले तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, एक मानी फलन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसे अपन आगे स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल की कोई बात करके बेटा सिंगल वैल्यूड का कोई एग्जाम्पल दो। जैसे देखिएगा, W में देंगे एग्जाम्पल, W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, W इज इक्वल टू जेड क्यूब, W इज इक्वल टू साइन जेड, W इज इक्वल टू e की पावर जेड एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा? सिंगल वैल्यूड के। आप z बराबर 1 पुट करोगे, W का मान केवल 1 मिलेगा। 2 पुट करोगे, W का मान केवल 4 मिलेगा। सेम इसी तरीके के कंसेप्ट होते हैं। ये सारे कौन से फंक्शन कहलाते हैं बेटा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन। अब सेकंड में क्या लिखेंगे अपन? मल्टी वैल्यूड फंक्शन, बहुमानी फलन। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसे लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं इसे, ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं ना। तो कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल वैल्यूड और एक मल्टी वैल्यूड। और बढ़ते हैं बेटा आगे, देखिएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे लिखिएगा बहुमानी फलन, बहुमानी फलन जिसे दुनिया वाले बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन, बहुमानी फलन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब क्या होता है देखो, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज said to be multi-valued function, if for corresponding each value of z we find 2 or more than 2 values
वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, मतलब क्या कहना चाहते हो हिंदी में भी लिख लेना आप, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा। अगर कोई फलन एक बहुमानी फलन कहलाएगा अगर z के एक मान के लिए w का दो या दो से अधिक मान मिले, मतलब एक पुट करो एक मिले तो सिंगल वैल्यूड, एक पुट करो और दो मिले या दो से ज्यादा मिले तो मल्टी वैल्यूड। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, जैसे W इज इक्वल टू जेड क्यू नहीं, W इज इक्वल टू 1/3, W इज इक्वल टू जेड की पावर 1/4, W इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2, ठीक है कि नहीं है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं समझा भी दूंगा। याद है आपको ये आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल जनरल आर्गुमेंट ऑफ जेड, और एक और होता है बेटा W इज इक्वल टू लॉग जेड। अब लॉग जेड का क्या कंसेप्ट है, देखो लॉग जेड को दुनिया वाले ऐसे खोल देते हैं, मोड जेड प्लस में आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। आगे सीखोगे इसे, लॉग जेड किस तरीके से ओपन होता है ये आप आगे सीखोगे कि लॉग मोड जेड प्लस में आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। चलो औरों का पता नहीं, लेकिन आप आर्गुमेंट ऑफ जेड के बारे में कहानी बताओ, क्या ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है? पढ़ चुके हो, बिल्कुल होता है भाई मल्टीवैल्यूड फंक्शन। जैसे देखिएगा ये जेड हो गया, इस जेड के लिए आर्गुमेंट आया π/4, ठीक है कि नहीं है, एक π/4 भी आता है, और आप बोलोगे सर 2π प्लस π/4 भी आता है, और आप बोलोगे 4π प्लस π/4 भी आता है, और आप बोलोगे 6π प्लस π/4 भी आता है। तो क्या कहने इस बात के, क्या कहने कि गुरुजी जेड का तो केवल एक ही मान था ये, लेकिन जब आप इसके आर्गुमेंट निकाले तो बहुत मिले, π/4 मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो पुट तो किया जेड का एक ही मान, लेकिन मिल कितने रहे हैं, बहुत सारे मान। तो एक मान के लिए बहुत सारे मान मिले तो मल्टी वैल्यूड, और एक मान के लिए केवल एक मिले तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो आर्गुमेंट जेड एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसमें आर्गुमेंट जेड मौजूद है इसलिए लॉग जेड एग्जांपल हो गया। भाई आर्गुमेंट जेड मल्टी वैल्यूड है तो ये अपने आप मल्टी वैल्यूड हो गया, क्योंकि उसमें यूज हो रहा है, प्लस हो रहा है, वैल्यू बहुत सारी मिलेंगी उसमें। चलो मुद्दा था सर ये W इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3 का क्या कंसेप्ट है, W इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3 का क्या कंसेप्ट है। तो बेटा इसका कंसेप्ट समझने के लिए कि W इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3 का क्या कंसेप्ट है, इसके लिए काम करते हैं। क्या करते हैं देखो मैं आपको समझाता हूं, जस्ट 1 मिनट रुके आप। चलिएगा जस्ट 1 सेकंड रुकिएगा और समझिएगा इस बात को आप। जैसे आपने पुटिंग कर दिया, जैसे आपको है W इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3, आपने पुट कर दिया जेड की जगह 1, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 की पावर 1/3। तो बेटा 1 की पावर 1/3 का जो मान होता है आपको पता नहीं है, इसका एक मान तो 1 होता है, इससे आप सबको ही जानते हैं। इसके दो मान और होते हैं, पता है कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक तो होता है ओमेगा और दूसरा होता है बेटा ओमेगा स्क्वायर। मतलब सर डाला तो जेड का मान केवल 1, लेकिन मिल कितने रहे हैं, 3 मान मिल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। डाला तो केवल एक ही, लेकिन मिल कितने रहे हैं, 3 मान, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सर ये कैसे मिलते हैं, ये वैल्यूज कैसे मिलती हैं, उसका तो बेटा सीधा सा सिंपल सा आपको समझाने का तरीका है। क्या तरीका है, जैसे आपने कभी जिंदगी में सुना होगा x³ इज इक्वल टू 1, कितनी घात की समीकरण है ये, 3 घात की समीकरण है। 3 घात की समीकरण के कितने मूल होंगे, 3 मूल होंगे, और 3 मूल निकालने के लिए कोई कहे तो कैसे कहेगा आपको बताइए, आप x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दोगे। अगले स्टेप में x³ माइनस 1 की पावर q इज इक्वल टू 0 लिख दोगे। इसका मतलब हो गया AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगा दोगे, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक तो जब देगा जब x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और एक जब मिलेगा जब x² प्लस 1 बराबर 0 होगा, पता है।
तुम जो आंसर बोलते हो ना x बराबर 1, वो ये वाला बोलते हो ओनली x बराबर 1। बाकी दो कहां गए? तूने तो डायरेक्ट x बराबर 1 निकाल दिया, बाकी दो मान कहां गए? बाकी दो मान बेटा ये देता है जिसे श्रीधराचार्य से निकालते हो आप माइनस बी वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। ठीक है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं समझ में? बाकी ये कहां से मिलते हैं? दो मान ये सेकंड वाली इक्वेशन देती है। और सुनो, इसने तो दे दिया गुरुजी x बराबर 1, इसने देखो x बराबर -1 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट -3 आ रहा है, और अंडर रूट -3 को बड़े प्यार से क्या लिख सकता हूं मैं? आयोटा अंडर रूट 3/2। तो दो वैल्यू सर मिली, एक तो प्लस में मिली, एक माइनस में मिली। तो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 को जनरली ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है क्योंकि इसमें आयोटा है, इसलिए इसे ओमेगा बोल देते हैं। और जो सेकंड वैल्यू है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, इसे दुनिया वाले ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। इसलिए है कि जब x का जब आप ये निकालते हो x बराबर 1 की पावर 1/3, तो x के कितने मान आते हैं? 3, एक 1 ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। सर फिर मैं 1 क्यों बोलता था? मेरे कंसेप्ट कहां वीक थे? भाई तेरे कंसेप्ट बिल्कुल सही थे। तू पढ़ता था रियल एनालिसिस। क्या पढ़ता था? रियल एनालिसिस। जब तू रियल एनालिसिस पढ़ता था तो तेरा आंसर केवल 1 सही था। लेकिन अब तू कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा है, तू इमेजिनरी काल्पनिक संख्याओं को भी ध्यान में रखता है, इस कारण तूने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाल दिए। समझे कि नहीं? रियल के अंदर पक्की बात थी कि z बराबर 1 पुट करते x का मान, w का मान केवल 1 मिलता। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा है, इमेजिनरी संख्याएं भी पढ़ते हैं अपन, इसलिए वो रूट भी पढ़ेंगे, इस कारण इसके दो रूट मिले। तो पुट तो किया z का एक मान, लेकिन मिले कितने बेटा? 3 मान। इसलिए ये एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन के, जिसे दुनिया वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन को? बहुमानी फलन। तो क्या सीखे आप? पहला सीखे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सर z का एक मान पुट करो, w का एक मान मिले या एक से अधिक मिले, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। अगर एक पुट करने पर एक मिले तो सिंगल वैल्यूड, और एक पुट करने पर दो या दो से अधिक मिले तो मल्टी वैल्यूड। वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल से याद रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जांपल। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जस्ट 1 सेकंड रुकिएगा। यस प्लीज बेटा। तो नेक्स्ट कहानी अपन चलते हैं। देखो अब इसके बाद फिर से वही मुझे रियल एनालिसिस के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि भैया रियल तो आपको पता है हर जगह सर्वव्यापी है, हर जगह फैली हुई है। रियल के कंसेप्ट हर जगह काम में आएंगे। ठीक है, तो फिर से रियल के कंसेप्ट उठाते हैं, और आपने रियल की जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी पहले वो उठाते हैं। आप लोग पढ़ के आए हो पहले डेफिनेशन, अगर मैं आपको बताऊं संतत फंक्शनों की, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है बेटा? संतत फलन, जिसे दुनिया वाले क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आ रही है बेटा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, जिसे आप बोलते हो संतत फलन। अच्छा, रियल की बात करूं तो क्या करते थे रियल में? कॉन्टिन्यूअस की बात करी जाए तो कॉन्टिन्यूअस चीज कैसे पढ़ते थे? पहली डेफिनेशन जो सबसे प्यारी डेफिनेशन देता था मैं, कि अगर किसी फलन का ग्राफ बिगर पेन उठाए ड्रॉ किया जा सके तो वो कहलाती थी संतत फलन। पहली डेफिनेशन आपको याद होगी, जो सबसे छोटी डेफिनेशन थी। लिख दूं मैं उस बात को आप लोगों की रिपीट कराने के लिए जो मैं डेफिनेशन देता, पहली डेफिनेशन ये देता था मैं कि बिगर पेन उठाए ड्रॉ किया जा सके, बिना पेन उठाए यदि ग्राफ बनाया जा सके। याद आ रहा है कि नहीं? ये डेफिनेशन पहली होती थी संततता की। सेकंड डेफिनेशन भी ये होती थी, आपको याद है? ये वाली डेफिनेशन बहुत लोगों को याद होगी, जिसे दुनिया वाले LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम बताते थे। ये भी तो था संततता की डेफिनेशन। सर LHL मान, RHL मान और फंक्शन का मान अगर तीनों सेम आ जाए
तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता था। एलएचएल को दुनिया वाले लिखते थे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, आरएचएल को लिखते थे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और इसका मान आता था बेटा एफ ए के बराबर। कितनों को याद आ रहा है ये? एलएचएल को माइनस से, आरएचएल को प्लस से, और किसके बराबर होती थी? एफ ए के बराबर। इन दोनों लिमिट को जब ये दोनों बराबर होती थी ना, तो इसको एक कॉमन लिमिट से लिखते थे। याद है कि नहीं वो कॉमन लिमिट? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये इन दोनों की सेम लिमिट होती थी। यही सेम कंसेप्ट था जिसमें बोलते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है? फंक्शन। यही बात है, बस इन दोनों को सेम आने पर ऐसे लिखते हैं। अगर आप वापस करोगे तो माइनस वाला एलएचएल और आरएचएल वाला ये आ जाएगा, ठीक है? इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी? फंक्शनल वैल्यू के बराबर। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। तीसरे नंबर पर कौन सी बात कहते थे याद है? जिससे मैं पढ़ा लिखा इंसान, रियल वाली डेफिनेशन थी, जिसमें आपने परिबद्धता प्रमेय, बोरल आवर्त प्रमेय, मोस्ट टेस्ट प्रमेय, अंतर्वर्ती मान प्रमेय, और भी एक जो बोल-जानो थ्योरम, याद है? 5-6 थ्योरम सारी प्रूव करी थी कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में। और उस समय बोला था बेटा देख, बहुत दाड़ दाड़ के चिल्लाई थी आपको एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन। अब क्या करना है? अपनी गाड़ी को सिर्फ पार लगाना है। कॉम्प्लेक्स में मैं आपको डिटेल नहीं समझाऊंगा, मेरा जितना काम है उतना समझा के आगे बढ़ूंगा। क्या काम है देखूंगा, वो डेफिनेशन आपको रटनी है जो मेरे काम आएगी। याद है? देखो ये वाली डेफिनेशन, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। ऐसे होता था बेटा, याद है कि नहीं? कितनों को याद है? मोड एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। कितनों को ये डेफिनेशन पिकअप होती है? नहीं भी हो तो भी पिकअप करनी है भाई। वहां सबका कंसेप्ट था, यहां लिमिट में एल आता था, यहां ग्रेटर देन 0 आता था, क्यों आता था, कैसे आता था, बहुत सारा घुमाव फिराव बताया था आपको। जिसको नहीं पता वो घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल कॉम्प्लेक्स में बेटा सिर्फ इसे रटकर काम चलाएंगे अपन। मैथ्स का टीचर हूं, डेफिनेशन आपको रियल में समझाई थी, बहुत धाड़ धाड़ के चिल्लाई थी, लेकिन यहां पर रियल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इस डेफिनेशन को रट के काम चलाएंगे। क्या चेंज होगा? बस एक ही जगह तो ले लूंगा मैं कोई पॉइंट Z0, ठीक है बस, और x की जगह ले लूंगा Z, बस इतना चेंज आने वाला है। एक ही जगह कौन ले लूंगा मैं? Z0, और x की जगह कौन ले लूंगा? Z, और इस डेफिनेशन को वापस लिख दूंगा। काम मेरे सिर्फ डेफिनेशन ही आ रही है, तो देखेगा कि एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन W is equal to f of z is continuous at z is equal to z0। कब कहलाता है कॉन्टिन्यूअस? अगर गुरुजी ये डेफिनेशन होल्ड करे। कौन सी? रटनी है बेटा, रिमेंबर रख ले इसे। इफ z0 इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट कर जाए। कैसा एग्जिस्ट कर जाए गुरुजी? कि मोड एफ जेड माइनस एफ जेड 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि व्हेन जेड माइनस जेड 0 इज लेस देन डेल्टा। बस तेरा काम खत्म। हैप्पी अपन टोटली हैप्पी। क्यों हैप्पी? क्योंकि जब भी मैं तेरे से बोलूंगा ना बेटा कॉन्टिन्यूअस लगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो सीधा ये बोलेगा तू कॉम्प्लेक्स में, ठीक है कि नहीं? क्या बोलेगा? जैसी दिमाग में आए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये ले बेटा, ये लिख दे सीधा सा, खत्म कहानी। अरे कहां से आया? रियल पढ़ना। ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ रियल में समझाएंगे इसे। अब मैं आपके सामने इतना बार बार समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि रियल एनालिसिस में भैया इसकी बहुत डिटेल है, वहां बताते हैं इन चीजों को, तो आप इतना लोड ना ले। अच्छा, एक और अथवा में दी जाती है ये डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए। दोबारा सुनो, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए। लिख दो तो इस बात को कि गुरुजी लिमिट ऑफ एफ जेड जेड टेंडिंग टू Z0
किसके बराबर हो जाए ये, एफ जेड जीरो के, खत्म। बस ये चीजें याद रखो। तो दो बातें याद रखनी है, थ्योरमों में ये काम में लेंगे, कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी इसको भी काम में ले लेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू के। तो दिस इज द कॉन्टिन्यूटी, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अच्छा देखो, होने को तो बहुत कुछ है, डेप्थ भी बहुत है, बट मेरा काम इतनी दो बातों से चल जाएगा। कॉम्प्लेक्स में मैं आपको कहीं भी अटकने नहीं दूंगा, और समझदारी भी यही है, क्योंकि अभी जब पीएचडी करोगे ना आप, मतलब रिसर्च करोगे, तब सीखना एक एक चीज को। अभी आप अपना काम चलाओ, ठीक है कि नहीं है। तो दो डेफिनेशन प्रॉपर रट ली अपन ने, अब बढ़ते हैं आगे। तो मिटा दूं मैं इसे, एक बार रोक के बड़े प्यार से मिटाएंगे, ठीक है। देखिएगा आप, रोकें एक बार। यस प्लीज। तो बेटा इसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, और एक और अदर बेस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जो बताया था भाई, बेसिक तो क्लियर कराना है। कॉन्टिन्यूटी रटेगी, कैसे रटेगी भाई अपन को, कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, एक डेफिनेशन ये, और एप्सिलॉन डेल्टा वाली कहां काम आएगी, एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम में आएगी काम। आप टेंशन फिकर रहे हैं, आपकी नैया पार हो जाएगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो बेटा, अवकलनीयता, ये भी तो थी अवकलनीयता, इसे बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी स्पेलिंग वगैरह आप संभाल लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई, ठीक है। इसका इश्यू मत बनाना, गुरुजी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश के नहीं है, गणित के मास्टर हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिएगा, डिफरेंशियबिलिटी वहां भी पढ़ी थी क्या सर कुछ ऐसी? हाँ बिल्कुल पढ़ी थी ना डिफरेंशियबिलिटी, याद है कुछ को? जो वहां पढ़ी थी उसी का एक्सटेंशन फॉर्म है। एक तो बेटा आपने ये पढ़ी होगी, ग्राफ में नोक नहीं दिखनी चाहिए, याद है कि नहीं? नोक नहीं दिखनी चाहिए, एक तो ये थी, ये जो मेरी डेफिनेशन थी। शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, याद है, नुकीला पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ग्राफिकल था, कोई बात नहीं। सेकंड आपने ये पढ़ी होगी गुरुजी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, और दोनों की वैल्यू क्या ले आओ, सेम। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर मैंने इसकी लिमिट भी पढ़ी थी, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू LHL क्या थी बेटा, h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, नीचे आता था माइनस एच, ये एग्जिस्ट था, फाइनाइट होनी चाहिए, ये भी पढ़ी थी बेटा आपने। अच्छा, तीसरी डेफिनेशन ये थी जब इन दोनों को मिक्सअप कर देते थे। कैसे मिक्सअप करते थे? जो जनरल बनती थी कि लिमिट ऑफ सर x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये तीन डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है। अच्छा, ये जो आती है ना वो इसी से आती है, इसका मान वही होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, प्लस याद रखना क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा, ये डेफिनेशन जो आती है ना, ये दोनों डेफिनेशन इसी से आती हैं। RHL चाहिए तो x की जगह ये प्लस एच ले लो, और LHL चाहिए तो x की जगह ये माइनस एच ले लो, खत्म कहानी। बेटा यही कंसेप्ट है यहां पर, जिसका क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चेंज करेंगे। वही a को किस में चेंज कर दूंगा, Z0 में, और x को किस में चेंज कर दूंगा भैया, Z में। तो लिख दो डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं ना क्या इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बस देखो, लिख दूं, लिखिएगा, कोई फलन एनी फंक्शन W इज इक्वल टू एफ जेड, जेड बराबर Z0 पर अवकलनीय कहलाएगा यदि, देखो बेटा ऐसा हो जाए, निम्न सीमा, ये जो लिमिट है ना, कौन सी वाली लिमिट बेटा, ये वाली लिमिट, लिमिट ऑफ जेड ले आओ x की जगह, z टेंडिंग टू Z0
हियर इज एफ जेड माइनस एफ ए जेड माइनस ए नहीं आएगा इस वाली बार, पता है क्या आएगा, जेड जीरो। हियर इज आल्सो कौन आएगा बेटा, जेड जीरो। ये वाली लिमिट एग्जिस्ट भी होनी चाहिए प्लस फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट है तो ये तो बिल्कुल सेम ही थी सर, बट यहां पे पता है थोड़ा सा चेंज होता है। अब क्या चेंज होता है गुरुजी, ये बहुत बड़ी बात है, और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आप जान समझ सकते हो इस चैप्टर की, जो अपन मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं, जो चैप्टर्स घूमेगा। क्या है सर बात करना चाहते हो आप, ये बात करना चाहता हूं कि भैया रियल एनालिसिस में आपको पता है मैं नंबर लाइन से इधर नहीं हटता था, केवल सारी चीज नंबर लाइन पे उतरती थी। यहां पर ए होता था भाई, यहां ए प्लस एच हो जाता, यहां ए माइनस एच होता था, और मैं सीधी कहानी इस पर चलता था। लेकिन वहां तो सर रियल होती थी, एक लाइन फिक्स होती थी, मजबूरी थी मैं एलएचएल जा सकता था या आरएचएल जा सकता था। बट यहां पर आप एक बात देखिएगा, यहां पर एक प्लेन होता है, प्लेन होता है, और ये कोई पॉइंट होगा जेड जीरो। वहां पर तो सर मजबूरी थी या तो एलएचएल से आओ इसके पास या आरएचएल से आओ, लेकिन यहां पर तो सर प्लेन है, किसी भी साइड से आ जाओ, चाहे ऐसे 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 आ जाओ। तो सर वहां एलएचएल और आरएचएल निकलता था, यहां क्या निकलेगा, यहां भाई हर डायरेक्शन से आना पड़ेगा। अच्छा सर ये तो बहुत टफ हो जाएगा, किस डायरेक्शन से आए, हर डायरेक्शन से। आप आ जाओगे क्या, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, ठीक है कि नहीं, समझो इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हर डायरेक्शन से आते हैं इसमें। वहां तो रियल में एलएचएल से आए और आरएचएल से आए, लेकिन यहां मजबूरी क्या होती है कि भैया या तो एलएचएल से नहीं, यहां तो भैया प्लेन होता है और किसी भी पॉइंट की तरफ से आप इसमें मूव कर सकते हो। तो वहां पे तो एलएचएल आरएचएल का मान सेम होना चाहिए था। यहां पर क्या होगा, किसी भी पथ से आ, चाहे एलएचएल आरएचएल उल्टा टेढ़ा कैसे भी आ, लिमिट का मान सेम होना चाहिए अगर डिफरेंशियलिटी है। तो एक बात जोड़ी जाती है, क्या जोड़ी जाती है, देखो आप इस बात को समझो, यही है इसका निचोड़, इसका जो डेफिनेशन है चेंजिंग है। जबकि जेड से जेड जीरो की ओर किसी भी पथ के अनुदिश, पथ के अनुदिश गमन किया जाए, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है गुरुजी। ये डेफिनेशन तो होल्ड वहां भी होती थी, यहां भी होती थी। वहां एलएचएल और आरएचएल समान आने चाहिए थे, यहां पर किसी भी डायरेक्शन से जा, लिमिट का मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है देन डिफरेंशिएबल, सेम नहीं आ रहा देन नॉट डिफरेंशिएबल। समझे कि नहीं, अगर सेम आ जाए तो बेटा डिफरेंशिएबल कर देना, और सेम ना आए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस बात को एक अथवा में भी लिखते हैं बेटा, ये वाली बात भी अभी नोट करा देता हूं, बाद का सर दर्द लेना ही नहीं है, क्यों दर्द लें खाम खाम में। इसको आपको पता है इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, इसी प्रकार इस डेफिनेशन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, जैसे x की जगह a प्लस एच ले लो, z की जगह बेटा क्या ले लो, z प्लस डेल्टा जेड, h की जगह क्या ले लो, डेल्टा जेड। तो लिख दूंगा मैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, देखो लिमिट लगा दूंगा, f लिख दूंगा, z की जगह वहां क्या लेते थे a प्लस एच, और यहां मतलब x की जगह, और यहां क्या ले लूंगा, देखो z प्लस जेड जीरो ले लो, जेड जीरो पर चेक करो, जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड जीरो। नीचे देखो इन दोनों का डिफरेंस आता था, a प्लस एच में से एक हटा दो h बचता था, तो जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड में जेड जीरो हटाओ कौन बचेगा, डेल्टा जेड बचेगा। और यहाँ लिमिट किसकी आती थी, h की जो नीचे होता था, यहाँ लिमिट किसकी आएगी, डेल्टा जेड की, जो मूव करेगा जीरो की ओर। इसकी भी वही कहानी है, ये लिमिट गुरुजी एग्जिस्ट होनी चाहिए प्लस फाइनाइट होनी चाहिए। अच्छा इसमें चक्कर नहीं है क्या सर जाने का, बिल्कुल भाई, लिमिट है तो यही, इसमें भी चक्कर होगा किसी भी पथ के अनुदिश। तो क्या लिखोगे, जबकि, एक लाइन और नीचे, जबकि डेल्टा जेड शून्य की ओर, अब डेल्टा जेड शून्य की ओर किसी भी पथ के अनुदिश, किसी भी पथ के अनुदिश गमन करे,
ठीक है नहीं है। और बेटा एक और बात, इस बात को पता है कैसे लिखते हैं, एफ डैश जेड जीरो। दोबारा सुन लो, ये जो लिमिट आती है ना इसे किससे डिनोट करते हैं, एफ डैश जेड जीरो से। सिमिलरली इसको एफ डैश जेड जीरो से लिखते हैं। खत्म 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 खत्म, टेंशन नहीं लेना। तो क्या कह दिए भाई कि गुरुजी ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए जबकि किसी भी पथ के अनुदिश जाओ जेड से जेड जीरो की ओर। ये लिमिट ये बोल दो ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए जबकि डेल्टा जेड जीरो की ओर, डेल्टा जेड जीरो की ओर, यहां जेड जेड जीरो की ओर किसी भी पथ के अनुदिश गमन करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज के लेक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, घर जाकर के पढ़ना, इन डेफिनेशन को रटना, काम बन जाएगा। और अगर जिन बच्चों को डेफिनेशन समझ में आ गई तो आगे का चैप्टर उसके लिए बेहद इजी होने वाला है। आप यकीन मानिए, इसका फर्स्ट लेक्चर जिसने समझा वो आगे की कहीं प्रॉब्लम है, पूरी बुक के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये और ले, पूरी बुक के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसे आज का ये समझ में आता है। क्या समझ में आता है, समझना क्या था। पहला था, पूरा लेक्चर बोल दूं क्या था, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, जेड के एक मान के लिए डब्ल्यू का एक से अधिक मान मिलना कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं सर, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड क्या होते हैं, जेड का एक मान रखो, डब्ल्यू का एक मान मिलना, सिंगल वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड क्या होते हैं, जेड का एक मान रखो, डब्ल्यू का एक या एक से अधिक मान मिलना, दो या दो से अधिक मान मिलना, मल्टी वैल्यूड कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गए, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सर, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। और पहली क्या आती है, एप्सिलॉन डेल्टा वाली। और दूसरी ये सर लिमिट याद रखनी है, बस फाइनली याद रखना किसी भी पथ के अनुदिश आता है। अब ये रीजन कैसे पता लगे किसी भी पथ के अनुदिश आता है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आप किसी भी पथ के अनुदिश जेड जीरो के रिमूव करते हैं, वहां पे तो एलएचएल और आरएचएल होता था, यहां पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। याद रखें, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का लेक्चर, बेहद इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 1 की आप जान समझ सकते हैं इस चैप्टर को या फिर इस लेक्चर्स को। बढ़े आगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच।